तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरसी सर्किट के बारे में। पढ़ तो पहले लिए थे, सवाल नहीं सॉल्व करे थे। दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये है रेजिस्टेंस, ये है बैटरी, ये है कैपेसिटर्स, ये है चार्जिंग। इस पे चार्जिंग का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC, जिसमें से RC को कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इसमें तीन अलग अलग कंडीशंस बनते हैं। पहला कंडीशंस इनिशियल बात करेंगे, t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली t की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और e पे पावर 0 1 हो जाते हैं और 1 माइनस 1 0 हो जाता है। तो जो चार्जिंग हो जाएगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसका मतलब कैपेसिटर पे चार्ज जाने की प्रोबेबिलिटी अभी काफ़ी ज़्यादा है, अभी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट वो चार्ज हो सकता है। इसका मतलब करंट को फ्लो करने देगा, ये अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने। इसका मतलब करंट फ्लो करेगा और फ्लो करने का मतलब हुआ कि सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है, अभी इसमें आराम से करंट फ्लो हो सकता है। दूसरा कंडीशन है t इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहने का मतलब स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट और स्टडी स्टेट, या इसी को कहा जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद। तो काफ़ी लंबे समय के बाद जब यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो e टू द पावर नेगेटिव इनफाइनाइट, मतलब 1 अपॉन e पे पावर इनफाइनाइट, मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर के ऊपर फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है और इनफाइनाइट टाइम पे फुल चार्ज हो जाएगा। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है इसका मतलब और चार्ज का फ्लो नहीं होगा, मतलब अब करंट जो है वो नहीं होगा, मतलब करंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट इनकम्प्लीट हो गई, या मतलब सर्किट टूट गया, सर्किट ब्रेक हो गया, टूट गया। और तीसरा कंडीशन है t इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, मतलब RC। और ऐसे सिचुएशंस में अगर रखेंगे तो ये RC कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1, मतलब 1/e, और 1/e की वैल्यू होती है 0.37, तो 1 माइनस 0.37 मतलब 63% चार्ज हो जाएगा, 0.63 ऑफ Q नॉट। इसे अगर ग्राफ से बनाया जाए तो इस प्रकार से टाइम के हिसाब से चार्ज का ग्राफ होगा। इनिशियली कोई चार्ज नहीं रहेगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम पे, और 1 टाइम कांस्टेंट पे 63% चार्ज। तो ये हुआ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। तो यहाँ पर 1 टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू RC में 63%, 0.63 Q नॉट हो गया, इतना चार्ज हो गया, और इनफाइनाइट टाइम पे पूरा चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी कैपेसिटर को फुल चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट समय लगने वाले हैं। आपको सर्किट सॉल्व करने के लिए ये दोनों बातों पर फोकस करना पड़ेगा कि कब सर्किट ब्रेक होता है और कब सर्किट ओपन होता है। जब सर्किट ब्रेक होता है तब हम क्या क्या करते हैं, जब सर्किट ओपन होता है तब हम क्या क्या करते हैं। जब किसी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कर दिए तो वो, और बैटरी हटा देंगे तो वो पूरा का पूरा एनर्जी फिर रेजिस्टेंस के थ्रू ख़त्म हो जाता है, और इस प्रोसेस में हीट का लॉस या हीट कंजम्पशन उतना ही होता है जितना कि कैपेसिटर में स्टोर किया गया है, मतलब हाफ CV² ही रेजिस्टेंस के थ्रू लॉस हो जाता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्चार्जिंग। और अगर हम डिस्चार्जिंग मोड की बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर कर चुके हैं उसमें से सेल निकाल के रेजिस्टेंस के क्रॉस बस लगा के छोड़ देना है। इस प्रोसेस में कैपेसिटर पहले से चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर पहले से चार्ज Q है। अब धीरे धीरे वो चार्ज कम हो जाएगा, जो एनर्जी इसमें होगी हाफ CV²
वही लॉस हो जाएगा थ्रू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के थ्रू वही समय के साथ लॉस हो जाएगा। डिस्चार्जिंग का जो फॉर्मूला होता है वो Q इक्वल टू होता है Q नॉट e टू द पावर माइनस T अपॉन RC। अब इस प्रोसेस में फिर देखेंगे RC जो है वो टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट कहने का मतलब ये हुआ उसकी SI यूनिट और डायमेंशन टाइम के जैसा होने वाला है। पहला कंडीशंस t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल कंडीशंस में बात करेंगे। तो इनिशियल कंडीशंस में जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर टर्म 0 हो जाएगा और e टू द पावर 0 मतलब 1। इसका मतलब Q इक्वल टू Q नॉट। इसका मतलब इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर पूरा चार्ज था, फुल चार्ज था। इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर फुल चार्ज था मतलब इनिशियल कंडीशंस में कैपेसिटर में और कोई चार्ज जाने की संभावनाएं नहीं है। अब वहाँ से वो चार्ज क्या होना चालू हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। दूसरा कंडीशंस बनेंगे t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम। t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम की बात करेंगे तो e टू द पावर नेगेटिव इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट और वो टर्म हो जाएंगे 0। इसका मतलब कैपेसिटर जो हो जाएगा फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है और फुल डिस्चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगने वाले हैं। और अगर तीसरा कंडीशंस की बात करते हैं t इक्वल टू RC, वन टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं तो वन टाइम कांस्टेंट मतलब e टू द पावर माइनस 1, 1 अपॉन e की वैल्यू 0.37। इसका मतलब चार्ज जो है बच गया 37%। इसका मतलब डिस्चार्ज हो चुका है 63%। अगर इसके ग्राफ को बनाया जाए चार्ज वर्सेस टाइम को तो इनिशियली कैपेसिटर पे पूरा चार्ज था, धीरे धीरे चार्ज खत्म हो जाएगा। चार्ज खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। वन टाइम कांस्टेंट में 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, बचेगा। तो ये ग्राफ आगे चल करके और ऐसे चलता जाएगा। वन टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू RC पे जो इसमें बच जाएगा वो बचेगा 0.37 ऑफ Q नॉट। 37% बच जाएगा मतलब 63% चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग के प्रोसेस में देखिए स्लोप हमेशा डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चार्जिंग समय के साथ क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो स्लोप यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग भी समय के साथ क्या होता है, कम होता है। शुरुआत में बहुत तेजी से डिस्चार्ज होगा, बाद में धीरे धीरे डिस्चार्ज होने के रेट कम हो जाएंगे। दोनों के दोनों प्रोसेस में, इस प्रोसेस में चार्जिंग का रेट स्लो हो जाएगा समय के साथ और इस प्रोसेस में डिस्चार्जिंग का रेट समय के साथ स्लो हो जाएगा। तो चार्जिंग का रेट पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब रहेगी, तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे चार्जिंग का स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वैल्यू चार्जिंग का तब रहने वाले हैं। और सबसे कम मतलब 0 हो जाएगी इनफाइनाइट टाइम के बाद। सिमिलरली डिस्चार्जिंग का रेट इनिशियली सबसे ज़्यादा रहेगी और 0 हो जाएगी इनफाइनाइट टाइम के बाद। ठीक है, इतनी बात आपको पहले मैं लिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप लिख लो। ये एक सर्किट है, इस पे पॉइंट है B, इसका नाम है A और इसका नाम है C। C पार्ट को अर्थिंग कर दिया गया है। क्वेश्चन में फाइंड वोल्टेज एट B एट स्टेडी स्टेट। ट्राई करिए तो जरा सा। इनफाइनाइट टाइम, और इनफाइनाइट टाइम में कैपेसिटर सर्किट को क्या करता है, ब्रेक करता है और कैपेसिटर पूरा चार्ज रहता है। इसका मतलब जहाँ जहाँ कैपेसिटर है उस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो। तो जैसे मान लीजिए इस सेल से करंट निकला, यहाँ पहुँचा तो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। जो इधर जाएगा तो उसे टूटी हुई सर्किट मिलेगी, तो इसका मतलब नहीं जाएगा। फिर इधर जाएगा और यहाँ जाके दो रास्ते मिलेंगे, ये वाले, तो इधर क्या मिलेगा, टूटा हुआ सर्किट। तो फिर इधर भी करंट नहीं जाएगा। इधर अगर जाना चाहेगा तो फिर से क्या मिलेगा, टूटा हुआ सर्किट, तो फिर से करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें करंट की वैल्यू क्या है,
जीरो। इसका मतलब कोई करंट का फ्लो सर्किट में, इधर भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अगर इस जगह का वोल्टेज जीरो है, अर्थिंग से, इस अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल क्या लेना है, तो इस जगह का वोल्टेज जीरो है तो यही जीरो इस जगह में कंटिन्यू होगा और यही जीरो इस जगह में कंटिन्यू होगा। और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा बताओ, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस I इंटू आर, I इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू जीरो 100 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो यहाँ जीरो और आगे पढ़े तो यहाँ भी जीरो और जीरो और यहाँ 100 वोल्ट का बैटरी है, तो ये इस साइड में कितना हो गया और इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज हो जाएगा 100 वोल्ट। उसी तरीके से इस पॉइंट पे कितना वोल्ट हो जाएगा 100 वोल्ट। तो ये सब पॉइंट तो पता चल गया, लेकिन हमको चाहिए था क्या, ये वाला। अब देखो यहाँ पर कहीं पर नोडल एनालिसिस लग रहा है, देखो कोई नोड बन रहा है जो बाहर से कनेक्टेड नहीं है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहले देखिए बन रहा है। कोई ऐसा नोड जो बाहर से कनेक्टेड ना हो, देखो ना अच्छे से, नहीं दिख रहा है तो भी हाँ बोलो, बोलो हाँ, हाँ मैं दिखाता हूँ। देखिए कहीं बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, बना ना नोड, नोड तो ऐसे ही बनता ना। ऐसे क्या बात कर रहे हैं, नोडल एनालिसिस पढ़े थे, कैपेसिटर में भी पढ़े होंगे, करंट में भी पढ़े। क्या लगाते हैं, अंदर वाला माइनस 100 इंटू कैपेसिटेंस या डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, ये वाला ब्रांच का हो गया। फिर ये वाला प्लस अंदर वाला माइनस इंटू फिर ये वाला ब्रांच का, अंदर वाला माइनस बाहर वाला इंटू फिर ये वाला ब्रांच का, अंदर वाला बाहर वाला इक्वल टू 0। सब में 3 कॉमन लेके कैंसिल, तो x माइनस 100 x माइनस 100 x और x कितना हो गया देखो, अलग से लिख देता हूँ नहीं तो बोलेंगे पता नहीं चला सर क्या हुआ। x x x और x, 4x की वैल्यू, x की वैल्यू 50 वोल्ट। तो इसका मतलब इस जगह का वोल्टेज कितना हो गया 50 वोल्ट। बगैर निकाले भी बोल सकते थे, देखो इस साइड में कितना है और इस साइड में कितना है, तो इस बीच में कितना हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। कैसे पता चला आपको इस बीच में 50 हो जाएगा। इस साइड से देखो जो कैपेसिटर है 2, वही सिचुएशन इस साइड से भी है ना, तो इसीलिए बीच वाला जो होगा मतलब इस साइड से इतना डिफरेंस क्रिएट होगा, उतना ही डिफरेंस इस तरफ से वोल्टेज का क्रिएट होगा और इसलिए यहाँ पर 50 हो जाएगा बिना सॉल्व किए, बराबर। ऐसा नहीं कि बीच में 50 हो गया। इसी सर्किट में थोड़ा बदल देता हूँ मैं, करके देखिए। टेन ओम 100 वोल्ट अर्थिंग कर दिया, 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड। पॉइंट बी का वोल्टेज निकालना इन स्टडी स्टेट।
फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इट। दो कंडीशन में, t इक्वल टू 0 पे, दूसरा स्टडी स्टेट। इसका आंसर आया क्या? 25 आया होगा। वोल्टेज एट बी कितना आया? 75 आया, 75 और ये वाला 25, बराबर है। पक्का 75 आया है। 0 ये 100। आपने ट्राई कर लिए होंगे। पहला t इक्वल टू 0 कंडीशन से, तो t इक्वल टू 0 कंडीशन में मैं सर्किट को बनाता हूं। तो t इक्वल टू 0 अपन ने पढ़े थे कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं होता है, तो सर्किट क्या होता है? ओपन या क्लोज्ड? t इक्वल टू 0 पे सर्किट कंप्लीट होती है या ओपन होती है, ब्रेक होता है। इसका मतलब सर्किट क्लोज्ड है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे ये ऐसा सर्किट है। सिंपली पहले सर्किट बनाना सीखना है। ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है और ये 10 है। मतलब कैपेसिटर गायब हो गया, कोई कैपेसिटर है ही नहीं, उसको सीधा सीधा वायर से कनेक्ट कर दिया। और जब ऐसा हो गया तो इस वक्त यहाँ से करंट, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 20 का 10, 10 और 10 का 5 और 5 और 10 का 50/15, 10/3 ओम। तो जो सेल से करंट निकलेगा वो हो जाएगा 10/10/3, मतलब 3 एम्पियर। अब जो 3 एम्पियर करंट निकला वो यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा और ये सब जगह बटेगा, 4 रास्ते में बटेगा। तो रेशो देखिए 1:1:2 2:2 है, बराबर। तो ये दोनों का मिल करके कितना होने वाला है? 10। तो इधर जितना जाएगा, इधर जितना जाएगा उतना ही इस दोनों में जाएगा। तो x और x, मतलब यहाँ गया 1 एम्पियर, यहाँ भी गया 1 एम्पियर, बचा हुआ 1 एम्पियर इस दोनों में बढ़ जाएगा, 0.5 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब पूछा चार्ज, तो t इक्वल टू 0 पे तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, तो Q 2 माइक्रोफेराड पे 0 और Q 5 माइक्रोफेराड पे 0। फिर बोला वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड, तो जब वोल्टेज का फॉर्मूला Q/C, अब चार्ज ही नहीं है तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 माइक्रोफेराड पे भी वोल्टेज 0 हो जाएगा। ये सब इनिशियल कंडीशंस की बात हुई। क्या ये बात आपको समझ गया? इस कंडीशंस में कैपेसिटर को सीधा सीधा हमने सर्किट से हटा दिए। पहले आप इसे अच्छे से देख लो, लिखना मत, अभी एक साथ लिख लेना, पहले देख लो समझ गया कि नहीं समझ गया बताओ। t इक्वल टू 0 यही क्लू पॉइंट है। कंडीशन देख के सर्किट ने अपना रंग बदला और ऐसा हो गया। t इक्वल टू 0 इनिशियली कोई कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं रहने वाला है, तो चार्ज अगर नहीं होगा तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होता है Q/C, और Q है ही नहीं तो वोल्टेज 0, बराबर है। अब दूसरा कंडीशन है स्टडी स्टेट, मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। फिर कैपेसिटर सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है कि ब्रेक करता है? ब्रेक करता है। इसका मतलब जहाँ जहाँ आपको कैपेसिटर दिख रहा है वो ब्रांच गायब कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा सर्किट हो गया। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये वाला ब्रांच भी आगे चल के टूट गया और ये वाला ब्रांच भी आगे चल के टूट गया, ऐसा हो गया, बराबर। तो अब इस सिचुएशन में ऊपर तो करंट जाएगा ही नहीं, ये 20 का, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 10, तो करंट जो यहाँ से निकला वो 1 एम्पियर, उसमें से आधा आधा यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ 0.5 एम्पियर, यहाँ भी 0.5
5 एम्पियर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ तो करंट 0 हो गया, मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे यहाँ करंट 0 और यहाँ भी करंट 0। अब देखो ध्यान से, इसके अक्रॉस चार्ज निकालना और इस पे भी हमको चार्ज निकालना, दोनों पे चार्ज निकालना और वोल्टेज भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले वोल्टेज निकालते हैं। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होगा, हाँ कि नहीं। और यहाँ पर जितना वोल्टेज है वही यहाँ रहने वाला है, क्योंकि इसमें करंट है ही नहीं। इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो तो कितना होता है इस कंडीशन में, 20 × 0.5 कितना 10 वोल्ट, मतलब सेल के बराबर। तो वोल्टेज जो हो गया वो 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना हो गया 10 वोल्ट। उसी तरीके से वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफैराड बताइए मुझे, वो भी 10 वोल्ट होगा। तो अब चार्ज भी आ जाएगा, चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड, Q इक्वल टू C इंटू बी। तो 5 × 10 कितना 50 माइक्रो कूलम। उसी तरीके से चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड बताइए, 2 × 10 20 माइक्रो कूलम। तो ऐसे चार्ज निकालते हैं, बराबर। तो स्टडी स्टेट में कैसे निकालते ये समझ में आया, और t इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन में कैसे निकालते ये समझ में आया। दोनों के वक्त सर्किट को अलग अलग समझना जरूरी है, सर्किट को अलग अलग हमने करे कैसे, ये बात समझना जरूरी, ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, बस सर्किट को एनालाइज करते आना चाहिए। बनाओ। Steady state, find charge and voltage across capacitor. In steady state, find charge and voltage across capacitor. Steady state, find charge and voltage across capacitor. ब्रेक हो गया तो करंट सिर्फ में घूमेगा, तो उस सिचुएशन में स्टडी स्टेट मतलब तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 3 5 + 5 10 20 28। तो जो करंट निकलेगा वो 20/28 5/7 एम्पियर। यहाँ से ये करंट आया, यही करंट इधर की तरफ जाएगा। तो चार्ज इसमें जो होगा, इसमें तो करंट 0 है, तो यहाँ जो चार्ज होगा वो इसके और इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस होगा, और यहाँ भी जो चार्ज होगा वो वोल्टेज डिफरेंस इसके और इसके बीच का होगा। तो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड या फिर वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 8 माइक्रोफैराड सेम होने वाला है। और कितना होने वाला है, I × 8 5/7 × 8, तो 40/7 वोल्ट। इसीलिए चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर Q इक्वल टू C इंटू V, तो 120/7 माइक्रोकूलम। और चार्ज ऑन 8 माइक्रोफैराड 8 × 40 320/7 माइक्रोकूलम। कितने लोगों का आया है बताओ तो, ठीक है, बाकी लोग भी बनाओ। फिर इनिशियली भी निकाल लीजिए ये सभी चीज़ें। इनिशियली करंट फाइंड करिए, चार्ज ऑन कैपेसिटर फाइंड करिए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी फाइंड करिए।